everyone. I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को डिफिकल्टी होती है कि ईसीजी पढ़ते नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा। पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं और वो पढ़ते नहीं बनता है, बहुत डिफिकल्टीज फील होती हैं। तो आप ये सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए। इसमें पार्ट बाय पार्ट आपको हर एक वेव का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और बहुत इजी तरीके से इस ईसीजी को समझाया जाएगा। इसके बाद इसको जब आप अटेंड कर लेंगे पूरी सीरीज, आपके लिए भी ईसीजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के बारे में। तो चलिए, ये बेसिक लेक्चर है ईसीजी का। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो होती हैं हार्ट की, उससे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये जो है, ये है ईसीजी पेपर मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस पेपर को ग्राफ कहते हैं और इसमें रिकॉर्डिंग होती है ईसीजी की, और जो रीडिंग्स आती हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। चलिए अब हम ईसीजी पेपर को समझते हैं। तो इसमें 300 बिग स्क्वायर्स होते हैं। ये आप सभी देख पा रहे हैं, डार्क पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है। ये जो डार्क पिंक कलर के बॉक्सेस हैं, ये बिग स्क्वायर्स होते हैं और ऐसे 300 होते हैं। ये 300 बिग स्क्वायर्स 1 मिनट में ओवरऑल मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इसको नोट करते हैं किसी एक पर्सन की। तो 1 मिनट में ये पूरे 300 बिग स्क्वायर्स मूव करते हैं ईसीजी रिकॉर्डिंग के दौरान। इस बिग स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे देखेंगे हम तो 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो ओवरऑल इन टोटल 300 बिग स्क्वायर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 1500 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। अब इसी ईसीजी पेपर को हम बोर्ड पे समझते हैं। तो जो डार्क पिंक लाइन का हमने एक बड़ा स्क्वायर या बिग स्क्वायर अभी देखा था ईसीजी पेपर में, वो इस तरह का है। तो उस एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर्स इस तरह से भी होंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे कहते हैं हम टाइम या ड्यूरेशन, और जो वर्टिकल है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड या वोल्टेज। अब एक बिग स्क्वायर में है 5 स्मॉल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा पेपर ईसीजी का मींस 300 बिग स्क्वायर्स का पेपर 1 मिनट में रन करता है ओवरऑल और पूरे हार्ट की रिकॉर्डिंग करता है। 1 मिनट को हम सेकेंड्स में देखेंगे तो 60 सेकेंड में करता है। तो इसका मतलब 300 बिग स्क्वायर को यदि हम स्मॉल स्क्वायर में काउंट करें तो 1500 स्मॉल स्क्वायर 60 सेकेंड्स में रन करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक छोटा सा ये स्क्वायर कितने सेकेंड में रन करता है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 1500। तो ये 0.04 सेकेंड का एक स्मॉल स्क्वायर होता है। अब हम देखें 0.04 का ये भी होगा, 0.04 का ये भी, इस तरह से हर एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड का होता है। अब हम ओवरऑल इस बड़े बिग स्क्वायर के जो 5 हैं उनको कैलकुलेट करें तो 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये जो होगा ओवरऑल वो 0.20 सेकेंड का बिग स्क्वायर होगा। तो जो हम टाइम या ड्यूरेशन देखते हैं तो वो इस तरह से कैलकुलेट होता है कि ये 0.04 का है, और ये जब 5 देखेंगे या बिग स्क्वायर की बात करेंगे तो वो 0.20 सेकेंड का हो जाता है। तो ये हुई टाइम और ड्यूरेशन की बात। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड या वोल्टेज की। तो ये सिंगल स्क्वायर वर्टिकली वोल्टेज शो करता है, तो इसमें ये होता है 0.1 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड शो करेगा या वोल्टेज। अब हम इसे भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक बिग स्क्वायर को जानने के लिए। तो 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिग स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट। तो ये 0.5 मिली वोल्ट का बिग स्क्वायर होगा। ये पार्ट यहां कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसकी वेव्स समझते हैं। तो ये बनता है P, Q, R, S, T और U वेव्स से। ये इसकी टोटल वेव्स हैं। तो ये इस तरह की ये एक कंप्लीट बीट होती है। अब जो P वेव है ये होती है 0.25 मिली वोल्ट हाइट में। तो ये जैसे है तो ये 0.1 मिली वोल्ट, 0.2 और ये 0.3 होता है। तो इस तरह से ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.25 मिली वोल्ट तक जा सकती है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स तक। और यदि हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो वो भी मैक्सिमम 3 स्मॉल स्क्वायर्स कवर कर सकती है, मींस 0.12 सेकेंड। अब 0.12 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्मॉल स्क्वायर। ये एक स्मॉल स्क्वायर का है और हम उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 ड्यूरेशन तक एक पी वेव होगी। तो ये इस तरह से ये मैक्सिमम है। पी वेव का साइज इस तरह से ये हो सकता है। इससे ज्यादा होगी तो वो एबनॉर्मल होगी। ये नॉर्मल रेंज है और वो मैक्सिमम लिमिट है उसकी। ये जो पी वेव है ये एक स्टैंडर्ड लाइन ले लीजिए, इसके ऊपर से होती है, ये अपराइट होती है और हमेशा एट्रियल एक्टिविटी को शो करती है। एट्रियम के फंक्शन को पी वेव शो करती है और अपराइट रहेगी, मींस ऊपर की तरफ। लेकिन यदि ये ऑपोजिट हो जाए इस तरह से तो ये कहलाती है इन्वर्टेड पी वेव। और इन्वर्टेड पी वेव मींस एबनॉर्मेलिटी है एट्रियम में। वो क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं हम पी वेव अलग से पढ़ेंगे, हर एक वेव को अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ये QRS कॉम्प्लेक्स। तो क्यू वेव जो होगी वो नेगेटिव होती है, बेस लाइन के हमेशा नीचे होगी। आर वेव जो होगी अगेन वो पॉजिटिव रहती है या अपराइट होती है, ऊपर की तरफ होगी। एस वेव अगेन नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है और ये पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, मींस वेंट्रिकल्स की एक्टिविटीज बताता है। नेक्स्ट है टी वेव। ये भी पॉजिटिव होती है, अपराइट होती है। यदि ये भी उल्टी हो जाए, ऑपोजिट हो जाए या इन्वर्टेड हो जाए तो वो एबनॉर्मेलिटी शो करती है। इसके बाद आती है एक यू वेव। वो कई बार प्रेजेंट होती है, कई बार एब्सेंट होती है और ये शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और साथ ही साथ रिपोलराइजेशन ऑफ पर्किंजी फाइबर्स और वेंट्रिकुलर सेप्टम के रिपोलराइजेशन को शो करती है। अब हम इसको कुछ पार्ट्स में समझते हैं कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहला है हार्ट रेट। तो इसे हम बॉक्स वाइजेस याद रखेंगे कि ये पहला बॉक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट रेट कैलकुलेशन करना। तो हार्ट रेट हम कैसे निकालते हैं? 1500 है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। जितने भी पूरे ईसीजी पेपर में होते हैं वो है 1500 स्मॉल स्क्वायर। उससे डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन आर आर। ये है एक वेव और ये दूसरी कंप्लीट, एक बीट और दूसरी बीट। तो इसमें ये आर है और इसका आर ये है। इनके बीच में जितने भी छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर्स आएंगे उनको हम काउंट करेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे 1500 को, क्योंकि 1500 टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल यदि इसके बीच का डिस्टेंस हुआ 20 तो 1500 टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर हुआ डिवाइड बाय 20 मीन्स इन दोनों के बीच में जितने भी स्मॉल स्क्वायर्स होंगे वो 20 हैं। तो टोटल हार्ट रेट क्या हो जाएगी? सो इट इज 75, जो कि नॉर्मल बीट्स हैं। 75 बीट्स पर मिनट हार्ट की रेट है इस तरह से। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि दो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच का इंटरवल। तो ये है QRS कॉम्प्लेक्स 1 और 2, इसके बीच का जो इंटरवल है वो शो करता है हार्ट रेट। या फिर 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर
बिटवीन टू हार्ट बीट्स। तो ये एक हार्ट बीट है और ये दूसरी हार्ट बीट है, तो इनके बीच का जो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तीन तरह से अलग अलग बात की जाए लेकिन रिजल्ट एक ही है कि 1500 से हम उतने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर डिवाइड करेंगे जो कि एक हार्ट बीट और दो हार्ट बीट के बीच की है, मींस आर आर के बीच का है। ये एक एग्जांपल हुआ नॉर्मल हार्ट बीट का, नॉर्मल हार्ट रेट कैसे निकला। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1500 मींस टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। यदि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा मींस 25 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं यहां पर, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगी हमारी 60 बीट्स पर मिनट, मींस स्मॉल स्क्वायर बढ़ गए, बीट्स जो है वो कम हो जाएंगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट की वर्किंग यहां स्लो हो गई है। 60 हो गया उसका हार्ट रेट। 25 होने का मतलब है 25 स्मॉल स्क्वायर क्यों हुए, एक बीट में टाइम लग रहा है हार्ट को फंक्शन करने में, हार्ट स्लो बीट कर रहा है, टाइम जितना ज्यादा लेगा वो एक बीट करने में, एक हार्ट बीट में होने में टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना कम हार्ट रेट होगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो एक बीट में यदि टाइम लगेगा हार्ट को तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। इसके जस्ट ऑपोजिट हम देखते हैं अगला एग्जांपल। यदि हार्ट बहुत तेज काम कर रहा है, उसकी बीट बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी बीट्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये दो आर वेव का डिस्टेंस यदि 15 हो जाए इंस्टेड ऑफ 20 तो नॉर्मल है, 15 हो जाए तो हार्ट रेट हो जाएगी 100। 15 तो ये 100 हो गई 100 बीट्स पर मिनट, तो एक मिनट में 100 बार हार्ट धड़क रहा है। हमने समझा कि कैसे हार्ट रेट निकालते हैं, नॉर्मल है और ये दोनों एबनॉर्मल हैं। चलिए ये पहला पार्ट है हार्ट रेट जो हम ईसीजी में देखते हैं। इसके अलावा पी वेव, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस ड्यूरेशन, एसटी सेगमेंट, इसके अलावा टी वेव, यू वेव, ये सभी चीजें देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, जिसे हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। उनकी नॉर्मेलिटीज के साथ ही साथ उनकी जो एबनॉर्मेलिटी है हम वो भी समझेंगे। जैसे यदि हमने पढ़ा कि पी वेव की नॉर्मल क्या है तो एबनॉर्मल में क्या होगा, जो एबनॉर्मल में है उसे यदि हम समझ जाएंगे तो हम पूरा ईसीजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरी लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कीजिए। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।